रीविजिट बुक्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम किताबों को छोटे छोटे ज्ञान में बदलते हैं जिनका आप हर दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के इस विशेष और गहन विश्लेषण में हम एक बेहद दिलचस्प स्रोत सामग्री पर चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल, और ये सामग्री है जैक वेदरफोर्ड की किताब द हिस्ट्री ऑफ मनी फ्रॉम सैंडस्टोन टू साइबर स्पेस। हाँ, तो इस चर्चा की शुरुआत करने के लिए मैं दुनिया के दो बिल्कुल अलग-अलग कोनों की एक मानसिक तस्वीर उकेरना चाहती हूँ। दिलचस्प है। तो एक तरफ अफ्रीका के माली में डोगोन कबीले की एक युवा महिला है। वो कड़ी चिलचिलाती धूप में 11 मील का बहुत ही दुर्गम पैदल सफर तय करके बाजार पहुंचती है, सिर्फ अपने दूध और अंडे बेचने के लिए। एकदम सही। और ये कोई रोजमर्रा का बाजार भी नहीं है, ये हर 5 दिन में केवल एक बार लगता है। वहाँ लेन देन की कोई आम भाषा नहीं है। मतलब वो हाथों के इशारों पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही धीमी और शारीरिक प्रक्रिया है। बिल्कुल। अब इसके बिल्कुल उलट दूसरी तरफ देखें तो न्यूयॉर्क शहर के बीचों बीच गगनचुंबी इमारतों के अंदर एक स्टॉक एक्सचेंज है, जहाँ एक युवा ट्रेडर एसी कमरे में बैठा है। बिल्कुल, और वो कई चमकती हुई कंप्यूटर स्क्रीन्स के सामने है। उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर थिरकती हैं और पलक झपकते ही अरबों डॉलर दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने में चले जाते हैं। अगर देखा जाए तो सतह पर ये दोनों दुनियाएं एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत लगती हैं। हाँ, ऐसा लगता है जैसे इनका आपस में कोई संबंध ही नहीं है। लेकिन यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये दोनों ही दुनियाएं एक ही अदृश्य शक्ति से गहराई से जुड़ी हुई हैं। और वो शक्ति है मुद्रा या पैसा। पैसा, हाँ। वो डोगोन महिला जो अंडे बेच रही है और वो ट्रेडर जो मल्टीनेशनल कंपनी के शेयर बेच रहा है, वे दोनों जाने अनजाने में एक ही विशाल वैश्विक बाजार का हिस्सा हैं। और यही बात इस किताब को इतना खास बनाती है। जैक वेदरफोर्ड की ये मानव शास्त्रीय किताब केवल अर्थशास्त्र के उबाऊ नियमों या ब्याज दरों के बारे में नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये इस बात की खोज है कि कैसे पैसे ने मानव इतिहास को दिशा दी है। हाँ, अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि हर महान संस्कृति का एक मुख्य वैचारिक केंद्र रहा है। जैसे प्राचीन मिस्र की संस्कृति, जो पूरी तरह से मौत और उसके बाद की जीवन के इर्द गिर्द घूमती थी। हाँ, उन्होंने उसी के इर्द गिर्द अपने महान पिरामिड बनाए। या फिर सूडान के नूअर कबीले की संस्कृति ले लीजिए, जो पूरी तरह से गायों पर केंद्रित थी। वे गायों के नाम पर अपने बच्चों के नाम रखते थे। सोचिए, लेकिन अगर आज की इस आधुनिक वैश्विक संस्कृति को देखें तो इसका केंद्र क्या है? आज की दुनिया पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ पैसे के इर्द गिर्द रची गई है। एकदम सही। हमारी पूरी दिनचर्या और हमारी सफलता के पैमाने सब पैसे से तय होते हैं। तो ये विश्लेषण असल में किन श्रोताओं के लिए है? मैं कहूंगा ये उन सभी जिज्ञासु श्रोताओं के लिए है जो कभी अपनी जेब में रखे कागज के नोट को देखकर सोचते हैं कि ये पूरी प्रणाली काम कैसे करती है, या जब वे प्लास्टिक का क्रेडिट कार्ड स्वाइप करते हैं। हाँ, ये उन लोगों के लिए है जो भारी भरकम आर्थिक आंकड़ों के बोझ तले दबे बिना इस आधुनिक अर्थव्यवस्था की जड़ों को समझना चाहते हैं, ताकि उन्हें वो आहा मोमेंट्स मिल सकें जो ये स्पष्ट करेंगे कि पैसा सिर्फ विनिमय का साधन नहीं है, बल्कि ये एक सांस्कृतिक शक्ति है। बिल्कुल। तो इस किताब के पहले मुख्य निष्कर्ष पर आते हैं, जो है कमोडिटी से लेकर सिक्कों तक का सफर। ये हिस्सा मेरा पसंदीदा है। मेरा भी। अगर हम इतिहास में थोड़ा पीछे चलें तो एज़टेक साम्राज्य की कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली है। वहाँ के लोग कोको बीन्स, यानी जिनसे आज चॉकलेट बनती है, उनका इस्तेमाल पैसे के रूप में करते थे। और उनका बाजार बहुत ही अलग और कुछ हद तक क्रूर था। हाँ, क्रूर कहना सही होगा। वहाँ एक अमीर व्यापारी अपना रसूख दिखाने के लिए इंसानी बलि को प्रायोजित करता था। मतलब ये सिर्फ कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, ये एक बहुत बड़ा आर्थिक लेन देन था जहां मानव जीवन का एक स्पष्ट मूल्य तय था। एक इंसान की कीमत लगभग 40 बुने हुए लबादे या भारी मात्रा में कोको बीन्स होती थी। और उस बलि के बाद उस शरीर के सबसे अच्छे हिस्से वापस उसी बाजार में बेचे जाते थे, फिर से कोको बीन्स के बदले। ये एक पूरा आर्थिक चक्र था। और यहाँ इंसानी फितरत का एक और पहलू दिखता है। कोको बीन्स इतने कीमती थे कि वहां भी जालसाजी शुरू हो गई थी। नकली पैसे बनाने का काम। हाँ, लोग कोको बीन्स के छिलकों को खाली करके उनमें मिट्टी भर देते थे। सोचिए, उस प्राचीन समय में एक प्राकृतिक वस्तु के साथ भी नकली मुद्रा का चलन था। लेकिन जाहिर है कोको बीन्स जैसी कमोडिटी की अपनी सीमाएं थीं। वे खराब हो सकती थीं,
तो फिर धातु के सिक्कों तक का सफर कैसे तय हुआ? ये इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ था। लिडिया का योगदान यहाँ सबसे अहम है, जो आज के तुर्की का हिस्सा है। राजा क्रॉइसिस के समय की बात कर रहे हैं आप? हाँ, लगभग 3000 साल पहले राजा क्रॉइसिस के शासनकाल में पहली बार मानकीकृत धातु के सिक्के गढ़े गए। उससे पहले तो लोग सिर्फ सोने चांदी के टुकड़े इस्तेमाल करते थे, जिन्हें बार बार तौलना पड़ता था। बिल्कुल। क्रॉइसिस ने इलेक्ट्रम, जो सोने और चांदी का मिश्र धातु है, उससे सिक्के बनाए और उन पर राज्य की मोहर लगाई। मोहर का मतलब था कि वजन और शुद्धता की गारंटी है। और इन सिक्कों ने व्यापार की गति को रातों रात बढ़ा दिया। लेकिन जब ये सिक्के यूनानी सभ्यता में पहुंचे तो सिर्फ व्यापार नहीं बदला, एक बहुत बड़ी वैचारिक क्रांति आ गई। एकदम सही। सिक्कों ने अमूर्त सोच यानी अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग को जन्म दिया। हाँ, क्योंकि सिक्कों से पहले एक चरवाहा अपनी भेड़ों को उनकी शक्ल या आवाज से पहचानता था। वो गुणवत्ता पर केंद्रित था। लेकिन सिक्कों ने इंसान को हर चीज को मात्रा में देखना और गिनना सिखाया। अचानक लोगों को एक गाय और एक तलवार की तुलना एक ही पैमाने से करनी थी। और ये कोई संयोग नहीं है कि गणित और दर्शन का उदय उसी यूनानी सभ्यता में हुआ। पाइथागोरस जैसे विचारकों के लिए दुनिया को संख्याओं में देखने की प्रेरणा कहीं न कहीं इसी आर्थिक बदलाव से आई थी। ये सच में हैरान करने वाला है कि सिक्कों ने विज्ञान के लिए जमीन तैयार की। खैर, यहाँ से हम दूसरे सबसे अहम निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं, जो है कागजी मुद्रा और बैंकिंग का उदय। हाँ, क्योंकि भारी मात्रा में धातु के सिक्के ले जाना बहुत खतरनाक था। वैसे ये जानना भी दिलचस्प है कि डॉलर शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। हाँ, वो चेक गणराज्य के एक छोटे से गांव जोकीमूव की कहानी। बिल्कुल। वहाँ चांदी की खदानों से जो भारी सिक्के बने, उन्हें थेलर कहा जाता था, और वही थेलर बदलते बदलते डॉलर बन गया। भाषा का सफर भी कितना अद्भुत होता है। लेकिन अगर बैंकिंग की बात करें तो सुरक्षा एक बड़ा मसला था। व्यापारियों के लिए बहुत सारा सोना लेकर यात्रा करना सुरक्षित नहीं था। लुटेरों का खतरा हमेशा रहता था। और यहीं से दुनिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली का जन्म हुआ। और दिलचस्प बात यह है कि इसे किसी बैंक ने नहीं बल्कि शूरवीरों के एक धार्मिक समूह ने शुरू किया था। नाइट्स टेम्पलर, 12वीं सदी के धर्मयुद्ध के दौरान। हाँ, उनका सिस्टम बहुत ही अनोखा था। वे तीर्थयात्रियों से यूरोप में सोना जमा करवा लेते थे और बदले में उन्हें एक कागज की रसीद देते थे जिस पर कुछ गुप्त कोड होते थे। और फिर वे वो कागज लेकर यरूशलेम जाते और वहां उसे दिखाकर अपनी नकदी वापस ले लेते। एक तरह से ये इतिहास का पहला ट्रैवलर्स चेक था। ये बहुत शानदार प्रणाली थी, लेकिन नाइट्स टेम्पलर का अंत बहुत खौफनाक था। उनकी ताकत से डरकर फ्रांस के राजा ने उन पर झूठे आरोप लगाए और उन्हें जिंदा जला दिया गया। अपनी ही सफलता का शिकार हो गए वे। लेकिन इसके बाद बैंकिंग का असली विकास इटली के पुनर्जागरण काल में मेडिसी परिवार के साथ हुआ। हाँ, और इसमें सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब उन्होंने अरबी अंकों को अपनाया। ये सुनने में छोटी बात लग सकती है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा था। जरा सोचिए, रोमन अंकों के साथ गणित करना कितना मुश्किल रहा होगा। गुणा और भाग करना तो लगभग असंभव ही था। जब अरबी अंक यूरोप पहुंचे तो उनके साथ शून्य यानी जीरो की अवधारणा भी आई। इसी ने डबल एंट्री बुककीपिंग को संभव बनाया। क्रेडिट और डेबिट का आधुनिक हिसाब किताब, और इसी नींव पर कागजी मुद्रा का दौर शुरू हुआ, जो शुरुआत में लोगों को किसी जादू या धोखे जैसा लगता था। जाहिर है, एक कागज का टुकड़ा असली सोने की जगह कैसे ले सकता है? ये एक बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव था। और बाद में जब सरकारों ने इस कागज को सोने या चांदी से जोड़ दिया, जिसे हम गोल्ड स्टैंडर्ड कहते हैं, तो एक नई राजनीतिक खींचतान शुरू हो गई। और इसी खींचतान पर 19वीं सदी के अमेरिका में एक बहुत ही शानदार व्यंग्य लिखा गया, जिसे आज हम बच्चों की कहानी द विज़र्ड ऑफ ऑज के रूप में जानते हैं। ये बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि वो कोई परियों की कहानी नहीं थी। ये असल में 1890 के दशक के बायोमेटालिक सिस्टम पर एक तीखी टिप्पणी थी। क्योंकि उस समय अमेरिका में गोल्ड स्टैंडर्ड लागू था, जिससे मुद्रास्फीति में कमी आ रही थी और किसानों को भारी नुकसान हो रहा था। बिल्कुल। कहानी में जो पीली ईंटों की सड़क या येलो ब्रिक रोड है, वो असल में इसी गोल्ड स्टैंडर्ड का प्रतीक है, जिस पर चलकर सब कुछ ठीक होने का भ्रम था। और डोरोथी के जो जादुई जूते थे, जो फिल्म में लाल कर दिए गए थे, वे असल किताब में चांदी के थे, जो सिल्वर स्टैंडर्ड का प्रतीक थे, यानी चांदी को भी मुद्रा का आधार बनाने की मांग। ये रूपक सच में बहुत गहरा है। टिन मैन उन औद्योगिक श्रमिकों का प्रतीक था जो कारखानों के बंद होने से जंग खा रहे थे। और बिजुका या स्केयरक्रो उन सीधे साधे किसानों का प्रतीक था जिन्हें सिस्टम मूर्ख समझता था। और विज़र्ड बस एक मामूली इंसान था जो पर्दे के पीछे से भ्रम फैला रहा था। ये दिखाता है कि पैसा हमारी संस्कृति और साहित्य में कितनी गहराई से गुथा है। एकदम सही। और अब अगर हम कागजी मुद्रा से आगे
आज के दौर की बात करें तो हमारा तीसरा निष्कर्ष सामने आता है, प्लास्टिक मनी और कैशकिटों का जन्म। हाँ, अब तो कागज भी गायब हो रहा है, उसकी जगह प्लास्टिक और वर्चुअल पॉइंट्स ने ले लिए। पता है, एडवर्ड बेलामी ने 1888 में ही क्रेडिट कार्ड के सटीक भविष्यवाणी कर दी थी। 1888 में? ये सच में हैरान करने वाला है। हाँ, उन्होंने एक उपन्यास में कल्पना की थी कि लोग कागज के बजाय एक कार्ड से काम चलाएंगे, और आज वही हो रहा है। यहाँ तक कि एयरलाइन के फ्रीक्वेंट फ्लायर माइल्स एक नई तरह की समानांतर मुद्रा बन गए हैं। लोग बिना हवाई यात्रा किए भी क्रेडिट कार्ड से माइल्स जमा करते हैं और होटल बुक करते हैं। लेकिन ये सुविधा समाज में एक बहुत बड़ी दरार भी पैदा कर रही है, जिसे किताब में कैश गेटो कहा गया है। नकद पर निर्भर रहने वाले लोग। हाँ, अमीर और मध्यम वर्ग ने रोजमर्रा के लेन देन में नकद का इस्तेमाल लगभग बंद कर दिया है, लेकिन जो गरीब तबका है वो आज भी पूरी तरह से नकद पर निर्भर है। उनके पास क्रेडिट हिस्ट्री या बैंक खाते नहीं है, इसलिए नकद अब धीरे धीरे गरीबी का प्रतीक बनता जा रहा है। और ये सिर्फ एक प्रतीक नहीं है, ये एक आर्थिक दंड भी है। बिल्कुल, नकद पर निर्भर लोगों के लिए जिंदगी असल में ज्यादा महंगी होती है। वे थोक में सामान नहीं खरीद पाते और चेक भुनाने के लिए भारी शुल्क भी देना पड़ता है। और इस नकद निर्भरता का सबसे खौफनाक रूप तब दिखता है जब अति मुद्रास्फीति या हाइपर इन्फ्लेशन आता है, क्योंकि उनकी सारी बचत उसी कागज में होती है। बोलीविया का उदाहरण इस बात को गहराई से समझाता है। 1980 के दशक की बात है ना? हाँ, वहां मुद्रास्फीति इतनी तेजी से बढ़ी कि पैसे ने अपना मूल्य ही खो दिया। हालत ये थी कि लोग 10,000 पैसों के नोटों को रबर बैंड से बांधकर ईंटों की तरह इस्तेमाल करते थे। थोड़ा सा सामान खरीदने के लिए डिब्बों में नोट ले जाने पड़ते थे। पैसा गिनने के बजाय तौला जाने लगा था। जब पैसा सिर्फ कागज का बोझ बन जाए तो पूरी सामाजिक व्यवस्था चरमरा जाती है। जब पैसे को बोरियों में भरकर ले जाना पड़े तो वो व्यवस्था टिक नहीं सकती। और यहीं से हम चौथे और अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, अदृश्य इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा का युग। आज की दुनिया उन करेंसी ट्रेडर्स द्वारा चलाई जा रही हैं जिनका जिक्र हमने शुरुआत में किया था, जो 24 घंटे प्रकाश की गति से ट्रिलियनों डॉलर एक देश से दूसरे देश भेजते हैं। अब पैसा किसी तिजोरी में रखे सोने के रूप में नहीं है, ये सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पर इलेक्ट्रॉनिक ब्लिप्स के रूप में मौजूद है, पूरी तरह से अदृश्य। और इस अदृश्य पैसे को समझने के लिए लेखक ने प्रशांत महासागर के याप द्वीप का एक अद्भुत रूपक दिया है। राय पत्थर वाला रूपक। हाँ, वहाँ लोग सदियों से बड़े बड़े भारी गोल पत्थरों को पैसे के रूप में इस्तेमाल करते थे। वे इतने भारी होते थे कि उन्हें हिलाया भी नहीं जा सकता था, बस उनका मालिकाना हक बदल जाता था। और एक बार एक पत्थर समुद्र में डूब गया, लेकिन लोगों ने तय किया कि वो पत्थर भले ही समुद्र के तल में है और उसे कोई नहीं देख सकता, लेकिन वो अब भी किसी का है। ये सिर्फ उनके सामूहिक विश्वास पर टिका था। बिल्कुल, और आज का हमारा इलेक्ट्रॉनिक पैसा भी उसी समुद्र में डूबे विशालकाय पत्थर की तरह है। इसे कोई छू नहीं सकता, तिजोरी में कुछ नहीं है, लेकिन क्योंकि हर कोई उस कंप्यूटर लेजर पर विश्वास करता है, इसलिए वो असली है। तो इस पूरी गहन चर्चा को समेटते हुए अगर पूछा जाए कि इस सब का असल में क्या मतलब है, तो सार यही निकलता है कि पैसा कोई प्राकृतिक वस्तु नहीं है। ये पूरी तरह से एक मानवीय आविष्कार है, एक सामाजिक समझौता। एज़टेक लोगों के कोको बीन्स से लेकर आज के इलेक्ट्रॉनिक ब्लिप्स तक ये पूरी यात्रा सिर्फ विश्वास पर टिकी है। पैसा वो है जिसे हम सब मिलकर पैसा मानने का फैसला करते हैं। और इसी निष्कर्ष से एक बहुत ही गहरा और विचारणीय सवाल खड़ा होता है। इतिहास गवाह है कि जिसने पैसे को नियंत्रित किया है, उसने समाज को नियंत्रित किया है। पहले राजा, फिर सरकारें। हाँ, लेकिन आज जैसे जैसे पैसा पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक, विकेंद्रीकृत और सीमा रहित होता जा रहा है, यह राष्ट्रीय सरकारों के नियंत्रण से बाहर खिसक रहा है। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक पैसे को किसी पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती। अब क्या भविष्य में ये अदृश्य पैसा राष्ट्रीयता या धर्म को भी पीछे छोड़कर इंसानी वफादारी और पहचान का सबसे बड़ा पैमाना बन जाएगा? क्या हमारी पहचान हमारे देश से ज्यादा किसी वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क से तय होगी? ये सचमुच एक ऐसा विचार है जो हमारी नागरिकता और समाज की परिभाषा को बदल कर रख सकता है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम असल में किस दिशा में बढ़ रहे हैं। ये था आज का विश्लेषण। हालांकि ये चर्चा पुस्तक के पूरे पाठ का स्थान नहीं ले सकती, लेकिन ये इसकी शिक्षाओं की एक झलक जरूर दे सकती है। मुझे आशा है कि आपको ये चर्चा उपयोगी लगी होगी और मैं आगे भी आपके साथ साझा करने के लिए उत्सुक हूँ। मुझे बताएं कि आप अगली बार किस पुस्तक पर चर्चा सुनना चाहते हैं।